नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सैन इंजीनियर्स वर्क चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऐसी सर्किट देखे थे जिसमें हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू एंड पीक टू पीक वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन लोगों ने सोल्व किए थे। तो नेक्स्ट है मेरे बच्चों फैक्टर इन ऐसी सर्किट। फैक्टर का हिंदी में बात करें तो गुणांक, ऐसी सर्किट में गुणांक। सबसे पहली बात तो कि सर गुणांक है क्या। एक्चुअल में अपन लोगों ने चार वैल्यू देखी है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या क्रिस्ट वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड पीक टू पीक वैल्यू। तो इनके रेशियो से कुछ मान आते हैं, जैसे पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो इन सबको हमने एक नाम दे दिया, पीक फैक्टर या शिखर गुणांक, क्रिस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर या मैक्सिमम फैक्टर, जो भी आप बोलते हैं। फिर उसके बाद पावर फैक्टर, फिर उसके बाद रिपल फैक्टर, फिर उसके बाद फॉर्म फैक्टर। तो ये हम लोगों ने नाम दे दिया। अब फैक्टर का हिंदी अर्थ होता है गुणांक, गुणा करने वाला अंक। तो यदि ये अंक या डिजिट है तो डिजिट का कोई यूनिट नहीं होता। तो फर्स्टली तो आपने एक चीज देख लेनी है कि ये सब क्या होंगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या होंगी मेरे बच्चों, यूनिटलेस क्वांटिटी। हिंदी में बात करें तो मात्रकहीन राशियां। कि अब ये है क्या कि कितने गुणांक अपन बात करेंगे, तो अपन अभी चार गुणांक की बात करेंगे। पीक फैक्टर, फर्स्टली तो एक तो है आपका पीक फैक्टर या क्रिस्ट फैक्टर। हिंदी में अगर इसको बोलूं तो शिखर गुणांक। क्या बोलते हैं, शिखर गुणांक। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म फैक्टर। हिंदी में अपन बात करें तो रूपक गुणांक। थर्ड हम लोग बात करेंगे रिपल फैक्टर। और फोर्थ हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर। इसको हिंदी में अपन बोलें तो शक्ति गुणांक। ठीक है। और रिपल फैक्टर, पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर या क्रिस्ट फैक्टर, सॉरी, इसको हम बोलते हैं उर्मिका गुणांक। क्या बोलते हैं, उर्मिका गुणांक। तो ये चार फैक्टर होते क्या हैं और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनको हम लोग बात करेंगे। और इन पे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों वापस आज कुछ नया सीखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बात करते हैं इन सब फैक्टर्स की। तो फर्स्टली मेरे बच्चों क्या है, पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर एक्चुअल में है क्या, किसी ऐसी सर्किट में, कौन से सर्किट में, ऐसी सर्किट में क्या आ रहा है मेरे बच्चों, पीक। तो ऐसी सर्किट में पीक वैल्यू, हिंदी में बात करें तो शिखर मान या मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का, कौन सी वैल्यू के साथ, आरएमएस वैल्यू के साथ वर्ग माध्य मूल मान के साथ रेशियो, अनुपात, क्या कहलाता है मेरे बच्चों, पीक फैक्टर। क्या कहलाता है, पीक फैक्टर कहलाता है। किसी ऐसी सर्किट में कौन सी वैल्यू का मेरे बच्चों, पीक वैल्यू का कौन सी वैल्यू के साथ आरएमएस वैल्यू के साथ जो रेशियो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, पीक फैक्टर। क्या कहलाएगा, पीक फैक्टर। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, पीक फैक्टर को डिनोट करते हैं अपन किससे, केपी से। क्या होगा, पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, शिखर मान डिवाइडेड बाय वर्ग माध्य मूल मान।
ये है इसका फॉर्मूला। अब की वैल्यू क्या होगी, फॉर साइन वेव, फॉर साइन वेव मतलब जो आपके घरों में एसी आती है साइन वेव, उसके लिए आप इधर देखें वी आर एम एस, कल हम लोग बात कर चुके हैं क्या होता है, वी मैक्सिमम बटे √2। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूं केपी, तो एक्चुअल में केपी क्या है, वी मैक्सिमम बटे वी आर एम एस। देखो आप पीक वैल्यू या शिखर मान या मैक्सिमम वैल्यू का कौन सा मान, आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू तो वी मैक्सिमम और शिखर मान वी मैक्सिमम और आरएमएस वी आरएमएस, या फिर आप बोल सकते हैं आई मैक्स करंट के रेस्पेक्ट में, तो करंट का। अब यूनिट क्यों नहीं होती भाई, करंट की यूनिट वोल्ट सॉरी एम्पियर, और इस करंट की यूनिट भी एम्पियर, इस वोल्टेज की यूनिट भी एम्पियर, इसकी भी यूनिट एम्पियर सॉरी वोल्ट, और इसकी भी वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट कट गया, एम्पियर से एम्पियर कट गया, तो यूनिट तो होगी नहीं। तो इसलिए मैंने पहले ही क्या लिख दिया कि ये सब कौन सी क्वांटिटी है मेरे बच्चों, यूनिटलेस। तो केपी की वैल्यू अगर मैं देखूं फॉर साइन वेव के लिए, तो वी मैक्स तो वो का वही लिखा, वी आरएमएस क्या है मेरे बच्चों, वी मैक्स डिवाइडेड बाय √2, खत्म। √2 कहां चल जाएगा, ऊपर। तो केपी क्या होगा, √2 या 1.414, कौन सी वेव के लिए, फॉर एसी साइन वेव के लिए। सीधा सीधा सा कई बार पूछ लिया जाता है कि साइन वेव के लिए पीक फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होता है केपी बराबर √2 या 1.414। कैसे हम लोगों ने डिनोट किया वो सारा का सारा आपको बता दिया, तो वापस समझे। पीक फैक्टर या क्रिस फैक्टर है क्या मेरे बच्चों, कि किसी ऐसी सर्किट में पीक वैल्यू का या मैक्सिमम वैल्यू का आरएमएस वैल्यू के साथ क्या रेशियो क्या कहलाता है, पीक फैक्टर। फॉर्मूला क्या होगा, पीक वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू, शिखर मान बटे वर्गमाध्य मूल मान, तो पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। फॉर साइन वेव वी आरएमएस क्या है, वी मैक्सिमम बाय √2, तो केपी का मान वी मैक्सिमम, शिखर मान बटे आरएमएस मान, तो मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू या आई मैक्स बटे आई आरएमएस। केपी क्या होगा, वी मैक्स, और वी आरएमएस का मान क्या है, वी मैक्स बाय √2 कहां चल गया, ऊपर। तो √2 क्या होता है, 1.414। तो कौन सी वेव के लिए, साइन वेव के लिए, किसका मान, केपी का मान। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है मेरे बच्चों फॉर्म फैक्टर या रूपक गुणांक या आकृति गुणांक। देखो फॉर्म का मतलब क्या हुआ, उसकी आकृति। तो जब भी आप बात करें कि देखो आपको मैं कहूं कि एसी और डीसी में डिफरेंशिएट करो, तो आप कहेंगे सर एसी में आरएमएस वैल्यू ली जाती है, जबकि डीसी में कौन सी वैल्यू ली जाती है, आपकी एवरेज वैल्यू। तो बात बस यहीं पे खत्म हो गई कि जब भी आप किसी वेवफॉर्म की आकृति की, उसके फॉर्म की कि वो किस पर्टिकुलर फॉर्म में होगी, तो उसका कि भाई कितना उसमें वेरिएट आ रहा है, तो उस वेरिएट को ज्ञात करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, एसी और डीसी। तो फॉर्म फैक्टर है क्या कि किसी कौन से सर्किट में मेरे बच्चों, एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू का, कौन सी वैल्यू का मेरे बच्चों, आरएमएस वैल्यू का एवरेज वैल्यू के, हिंदी में बात करें तो औसत मान के साथ रेशियो क्या कहलाता है मेरे बच्चों, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी वेवफॉर्म की आकृति के लिए कौन सा फैक्टर यूज किया जाता है, तो वो कौन सा फैक्टर होगा मेरे बच्चों, फॉर्म फैक्टर। और इसको डिनोट करता हूं मैं के एफ से। किससे डिनोट करता हूं, के एफ। और ये एक्चुअल में है क्या, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ठीक है, या वी आरएमएस डिवाइडेड बाय वी एवरेज, या आई आरएमएस डिवाइडेड बाय आई एवरेज, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में या करंट के रेस्पेक्ट में। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो फॉर साइन वेव वापस बात करूं, फॉर साइन वेव बताएं, कल ही हम लोगों ने किया है। साइन वेव के लिए क्या किया है, हमने देखा है कि वी आरएमएस क्या होता है, वी मैक्सिमम बाय √2,
और V एवरेज क्या होता है 2Vm अपॉन पाई। दोनों मान रखते हैं तो KF का मान VRMS बटे V एवरेज वैल्यू पुट कर रहा हूं मेरे बच्चों V मैक्सिमम बाय √2 डिवाइडेड बाय 2Vm अपॉन पाई। Vm से Vm कैंसिल हो गया तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 डिवाइड बाय 2 अपॉन पाई। तो इसको इस तरीके से, ताकि आपको कैलकुलेशन में 1/√2 में किसका डिवाइड करना है 2 अपॉन पाई का, तो 1/√2 इंटू पाई बाय 2। तो एक्चुअल में KF का मान क्या होगा π/2√2। क्या होगा मेरे बच्चों π/2√2। पाई का मान रख देंगे और इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा π/2√2। तो पाई का मान 3.14 डिवाइड बाई 2 1.412 और √2 का 1.414। तो जब आप इसको ओवरऑल सोल्व करते हैं तो KF का मान क्या आता है मेरे बच्चों 1.11। कौन सी वेव 4 बोलो साइन वेव। कौन सी वेव के लिए 4 साइन वेव के लिए। या तो इस रूप में पूछ लेगा या डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा। कौन सी वेव के लिए साइन वेव के लिए, या फिर फॉर्मूला पूछ लेगा RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग बात करते हैं रिपल फैक्टर। बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला। अगला है बच्चों रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर है क्या समझे। मैंने इनपुट दिया AC का, रेक्टिफायर लगाया और फुल वेव रेक्टिफायर है, AC को किसमें चेंज कर दिया DC में। परंतु आप कहोगे सर ये DC तो है, परंतु आपकी ये वेरिएबल डीसी है, या मैं बोल सकता हूं कि कौन सी डीसी है, ये आपकी पल्सेटिंग डीसी है। क्योंकि इसमें तो आपका क्या है कि सर एक तरीके से ये एसी की जैसी ही दिख रही है। किसकी तरह एसी की तरह ही दिख रही है, बस ये पॉजिटिव निगेटिव की जगह किसमें है पॉजिटिव में। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि डीसी बिल्कुल ऐसा होता है, उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो बिल्कुल सही पढ़ा है बच्चों। तो एक्चुअल में क्या है मेरे बच्चों कि किसी डीसी में अगर जो एसी के गुण हैं, मतलब डीसी में एसी की अशुद्धियां, या मैं कहूं कि डीसी में एसी की जो इंप्योरिटीज है, उन इंप्योरिटीज को क्या बोला जाता है रिपल्स। क्या बोला जाता है रिपल्स। क्या बोला जाता है रिपल्स। तो रिपल फैक्टर एक्चुअल में है क्या। तो रिपल फैक्टर के लिए थोड़ा सा एक चीज समझते हैं हम लोग। इधर देखें, ये आपकी एसी वैल्यू मान लिया ये आई एसी है और ये आपकी आई डीसी है, और डीसी की बात करते ही कौन सी वैल्यू है ये एक्चुअल में आपकी एवरेज, आई एवरेज। और जब इन दोनों का मैंने फेजर बनाया तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकला वो क्या निकला आपका आई आरएमएस। क्या निकला आई आरएमएस। तो एक्चुअल में इधर समझें, आपका आई आरएमएस एक्चुअल में है क्या। देखो आप, ये वही ट्रायंगुलर बन गया, और पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आई आरएमएस का स्क्वायर बराबर आई एसी का स्क्वायर प्लस आई डीसी का स्क्वायर। तो मुझे तो चाहिए आई एसी। तो आई एसी क्या होगी मेरे बच्चों, सिंपल सी एक चीज है, छोटी सी कैलकुलेशन है, ये इधर गया तो आई आरएमएस का स्क्वायर माइनस आई डीसी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर था तो आई एसी एक्चुअल में हो क्या गया अंडर रूट के अंदर आई आरएमएस का स्क्वायर माइनस आई डीसी का स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे। समझे मेरे बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख रहा मेरे बच्चों, डायरेक्ट रटना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आया क्यों और होता क्या है। देखो मैंने आपको क्या बोला है कि एसी में किसका गुण डीसी का गुण, सॉरी डीसी में किसका गुण एसी का गुण, मतलब कोई भी डीसी कितनी एसी की तरह है, या कोई भी डीसी में कितनी एसी की इंप्योरिटीज है, विच इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। तो मुझे अगर रिपल फैक्टर निकालना है तो कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर होगा के आर। रिपल फैक्टर को के आर से डिनोट कर दिया मैंने। और एक्चुअल में रिपल फैक्टर हुआ क्या, रिपल फैक्टर हुआ आई एसी डिवाइडेड बाय आई डीसी। क्या हो गया आई एसी डिवाइडेड बाय आई डीसी, मतलब किसी भी वेवफॉर्म की एसी क्वालिटी डिवाइडेड बाय उसकी डीसी क्वालिटी। अब इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं, तो सोल्व करूं तो इधर देखिए मेरे बच्चों,
के आर रिपल फैक्टर क्या होगा, आई ए सी डिवाइडेड बाय आई डी सी। तो के आर को मैं आई ए सी को मैंने लिखा अंडर रूट, ये रहा आई ए सी का मान क्या लिखूं, आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई डी सी। और चूंकि आई डी सी क्या है मेरे बच्चों, डीसी में कौन सी वैल्यू होती है, हमेशा कल ही हम लोग बात कर चुके हैं, कौन सी वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू। तो के आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर। और अगर मैं इसको भी अंडर रूट के अंदर ले लूं तो आई डी सी का क्या कर सकता हूं, स्क्वायर। आपने ये सर कैसे किया भाई, स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो यही तो आएगा। तो अब इसको आगे मैंने डिनोट करके लिखा, समझें, आई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई डी सी का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई डी सी का स्क्वायर। आई डी सी का स्क्वायर आई डी सी का स्क्वायर कितना हो गया, 1 आई आर एम एस बटे आई डी सी। और आई डी सी एक्चुअल में किसके बराबर है, आई एवरेज। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला या रिलेशन निकल के आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये पूरा डिराइव करके बता रहा हूं। चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता, पर आपके सर फॉर्मूला आया कैसे, इसलिए मैंने आपको बोला है। तो सिंपल सी चीज है, रिपल फैक्टर के आर अंडर रूट के अंदर आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई एवरेज, क्योंकि आई डी सी किसके बराबर है, आई एवरेज -1। और आप लोग सब समझदार हैं, आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल आ गई होगी कि सर आई आर एम एस बटे आई एवरेज किसके बराबर होता है, फॉर्म फैक्टर के। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि भाई एसी में कैसी वैल्यू और डीसी में कैसी वैल्यू, तो आई आर एम एस बटे आई एवरेज। चूंकि आई आर एम एस बटे आई एवरेज एक्चुअल में है क्या, फॉर्म फैक्टर। क्या है मेरे बच्चों, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे आ जाता है, सिंपल सी दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ के आर रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर फॉर्म फैक्टर का क्या है मेरे बच्चों, स्क्वायर -1। याद रखना है, कई बार एसएससी जेई और ईएस तक में पूछा गया है। रिपल फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, इसका स्क्वायर -1 और पूरे का अंडर रूट। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो इधर समझें, पहले एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि जगह कम है। तो के एफ का मान क्या, के आर का मान क्या आया, के एफ का स्क्वायर -1। और अभी मैं इसकी वैल्यू, भाई फॉर्म फैक्टर की वैल्यू साइन वेव के लिए क्या निकाली थी, 1.414, और उसका क्या होगा, स्क्वायर -1, ठीक है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट रिपल फैक्टर इक्वल टू अंडर रूट के एफ का स्क्वायर -1। के एफ क्या है बच्चों, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 या आर एम एस बाई आई डी सी का स्क्वायर -1। अब वैल्यू की अगर बात करूं साइन वेव के लिए, तो के आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1.11 का स्क्वायर -1 अभी निकाला ही है हम लोगों ने, तो ये होगा 0.48। क्या होगा मेरे बच्चों, 0.48। और ये है पूरी साइन वेव के लिए। अब नोट लगा के कुछ चीज याद रख लेना, फॉर हाफ वेव, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, वैसे हम लोग ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर्म फैक्टर ये होगा π/2 या 1.57। क्या होगा फॉर्म फैक्टर, π/2 या 1.57। और इसी से ही रिपल फैक्टर, इसको पुट करके अगर आप निकालेंगे तो ये होगा 1.21। इसके लिए बात कर रहा हूं मैं साइन वेव के लिए, पर किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर फॉर्म फैक्टर अभी हाल निकाल चुके हैं, ये फुल वेव के लिए ही है 1.11 और रिपल फैक्टर 0.48। ये वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आ सकती है। तो ये है आपका रिपल फैक्टर। और अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है पावर फैक्टर, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा फास्टली और बहुत ज़्यादा
एलाबरेट करके पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि वो ही तो आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल में आएगा, क्योंकि पावर फैक्टर ही आपके पावर सिस्टम में भी आएगा, पावर फैक्टर ही आपके मशीन में भी आएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग बात करते हैं किसके लिए पावर फैक्टर के लिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पावर फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में मेरे बच्चों पावर फैक्टर है क्या। तो सबसे पहले तो यहीं से ही आपकी एक एसी और डीसी डिफरेंशिएट हो जाती है। क्यों हो जाती है वो हम लोग बात करेंगे। देखिए आप किसी भी एसी सर्किट में, मैं अभी डायरेक्ट पावर फैक्टर पे आ ही नहीं रहा, किसी भी एसी सर्किट में तीन चीजें होती है, आर, एल और सी। रजिस्टर के कारण तो क्या होता है, रजिस्टेंस। क्या होता है मेरे बच्चों, रजिस्टेंस, प्रतिरोध। और इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है, रिएक्टेंस। क्या होता है, रिएक्टेंस, जिसको हम लोग बात करते हैं प्रतिघात। रेजिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूं आर से और रिएक्टेंस को मैं डिनोट करता हूं एक्स से। तो ये तीनों चीजें होती है और ये सब मिलकर एक चीज बनती है, और इन सब चीज को हम लोग बोलते हैं जेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा और इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीडेंस। क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस। तो सबसे पहली चीज कि जिन के आगे भी प्रति लग रहा है उन सबके मात्रक क्या होंगे, ओम, क्योंकि सेम यूनिट के लोग ही आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इस प्रतिरोध का यूनिट भी क्या है, ओम, याद रखना है। इस प्रतिघात का यूनिट भी क्या है, जिन के आगे प्रति लग रहा है सबका यूनिट क्या है, ओम, तो इसका यूनिट भी क्या है, ओम। और इंपीडेंस या प्रतिबाधा का यूनिट भी क्या है मेरे बच्चों, ओम। सर पहचानेंगे कैसे कि ये प्रतिरोध है या प्रतिघात है। प्रतिरोध तो आर से डिनोट होगा, प्रतिघात एक्स से डिनोट होगा। अब ये जो है आपकी, समझते जाना एक एक चीज। ये जो है ये है आपका रियल पार्ट। कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। और ये जो है आपका, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। मैं अलग पेन से डिनोट कर दूं ताकि आपको याद रहे। ये तो है रियल पार्ट। कौन सा पार्ट है मेरे बच्चों, आर वाला कौन सा पार्ट है, आर में ही क्या छुपा हुआ है, रियल। तो आर कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। और ये जो है ये है आपका कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वास्तविक भाग है। ये कौन सा भाग है, वास्तविक भाग। और ये कौन सा भाग है मेरे बच्चों, काल्पनिक भाग। ये कौन सा भाग है, काल्पनिक भाग। और ये जो इंपीडेंस है, जब मैं एक रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला देता हूं तो इसको मैं बोल देता हूं कॉम्प्लेक्स पार्ट। हिंदी में बात करें तो सम्मिश्र भाग। कौन सा भाग, सम्मिश्र भाग। आर और एक्स दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, एक सम्मिश्र भाग। क्या बनेगा, सम्मिश्र भाग। तो इन सब चीजों के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि ये आपका क्या है, एक रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और आगे और डीपली बात करते हैं। तो यह है आपका रियल पार्ट, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट और ये है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट। तीन चीजें याद रखनी। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, समझना, सुनना और ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर में भी हम लोग बात करेंगे, पर पहले पावर फैक्टर निकला कैसे उसकी बात करते हैं। ये केवल और केवल किसके लिए बात कर रहा हूं, एसी सर्किट के लिए। डीसी सर्किट के लिए क्यों पावर फैक्टर जरूरी नहीं है, वो भी बात करेंगे अपन। पर पहले हम लोग एक सिंपल सी चीज बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस रियल पार्ट है। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस से मिलाकर जो बनता है वो होता है रिएक्टेंस, उसको हम बात करते हैं एक्स। ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो बनता है इंपीडेंस। और ये कौन सा पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। तीनों की यूनिट, जिन के आगे प्रति 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 लग रहा है वो सबकी यूनिट क्या होगी, ओम। क्या होगी, ओम। तो ये इतनी बात हम लोगों ने की। तो एक्चुअल में है क्या, तो इधर की तरफ आप देखें, रेजिस्टेंस आर और इमेजिनरी के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, आयोटा एक्स बराबर क्या हुआ, जेड।
पता कैसे लगेगा इमेजिनरी, इसलिए मैंने क्या लगा दिया आयोटा। और ये x जो है ये इंडक्टेंस के लिए भी होगा और कैपेसिटेंस के लिए भी होगा। तो इंडक्टेंस के लिए तो मैंने बोल दिया XL और कैपेसिटेंस के लिए क्या बोल दिया XC। और दोनों की यूनिट, इसकी इंडक्टेंस वाले रिएक्टेंस, तो इसको मैं बोलता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलता हूं मेरे बच्चों? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको मैं बोलता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलता हूं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हिंदी में बात करूं तो प्रेरणिक प्रतिघात। और इसकी यूनिट भी क्या होगी? ओम। और ये है धारतीय प्रतिघात। इतनी हिंदी आपने याद नहीं रखनी, बेवकूफ बनाने वाली बात है। इतनी हिंदी आपको वहां समझ में आएगी नहीं, तो आप तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंपिडेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये तो हुई इंडक्टिव की। अगर मैं बात करूं इंडक्टेंस की यूनिट, तो इंडक्टेंस की यूनिट होगी हेनरी। क्या होगी? हेनरी। और मैं बात करूं कैपेसिटेंस की यूनिट, तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी? फेरड। वापस समझें, आपसे पूछ लिया जाए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो रिएक्टेंस आते ही भूल जाना, चाहे वो इंडक्टिव हो चाहे कैपेसिटिव हो। रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी मेरे बच्चों? ओम। क्या होगी? ओम। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि इंडक्टेंस की यूनिट, देन हेनरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैपेसिटेंस की यूनिट, देन फेरड। वापस समझे, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ऑल सबकी यूनिट क्या है? ओम। अगर इंडक्टेंस की यूनिट, देन हेनरी। अगर कैपेसिटेंस की यूनिट, देन फेरड। तो किसे डिनोट करते हैं? एक्सएल से। और किसे डिनोट करते हैं? एक्ससी से। तो अब अपना काम तो हो गया कि एक्चुअल में अपने पास दो तरीके से बात हो गई कि आपका आर बराबर क्या है, सॉरी जेड बराबर क्या है? आर प्लस आयोटा एक्स। तो मैं इसको न्यू लिख सकता हूं कि प्रतिरोध प्लस आयोटा प्रतिघात बराबर क्या होगा? इंपीडेंस। क्या होगा मेरे बच्चों? इंपीडेंस या प्रतिबाधा। हिंदी में बात करें तो रेजिस्टेंस प्लस आयोटा रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? इंपीडेंस। और अगर इनके नोटेशन को लेके बात करूं तो आर प्लस आयोटा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? जेड। बस इतनी सी बात आपने करनी है। इनका हम लोग पावर एंगल ट्रायंगल भी बनाएंगे, पर अभी नहीं। अभी तो केवल आपने ये पता किया है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में जो रिएक्टेंस होता है उन दोनों का योग किसके बराबर होता है? इंपीडेंस के। तो अब सुने, ये है रियल पावर। इसमें जो पावर होगी वो कौन सी पावर होगी? रियल पावर। और इसी पावर को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? एक्टिव पावर। और इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से। और इसकी यूनिट क्या होगी? याद रखना एक एक चीज, किलोवाट। क्या होगी? किलोवाट। जब हम बात करें एक्स, तो एक्स में कौन सी पावर होगी? आपकी इमेजिनरी पावर या रिएक्टिव पावर। इसको डिनोट करता हूं किससे? क्यू से। और इसकी यूनिट होगी, पूछी गई है कहीं बार, इसकी यूनिट होगी kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और इसकी यूनिट क्या है? किलोवाट। और इसमें जो पावर होगी उसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट पावर। हिंदी में नाम भी बताऊंगा, या कॉम्प्लेक्स पावर। और इसकी जो इसको डिनोट करता हूं मैं एस से। किससे डिनोट करते हैं? एस से। और इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बच्चों? बोलो। केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। ये है किलो वोल्ट एम्पियर। आर का मतलब रेजिस्टेंस नहीं, आर का मतलब है रिएक्टिव। और किलो वोल्ट एम्पियर किसकी होगी? कॉम्प्लेक्स पावर की। तो इसको अगर हिंदी में बात करूं तो देखें, इसको मैं बोलूंगा कौन सी शक्ति? वास्तविक शक्ति। कौन सी शक्ति? वास्तविक शक्ति या सक्रिय शक्ति। इसको मैं बोलूंगा काल्पनिक शक्ति, क्योंकि आयोटा वाली है, जाहिर सी बात है। या फिर निष्क्रिय शक्ति।
और इसको मैं बोलूंगा आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति? आभासी शक्ति। या फिर कौन सी पावर? कॉम्प्लेक्स पावर को क्या बोल सकता हूं मैं? सम्मिश्र शक्ति। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? किलोवाट। आपसे पूछ लिया जाता है कि रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? केवीए। और आपसे पूछ लिया जाता है कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट क्या होती है? केवीए। आप कहेंगे सर आप तो बात कर रहे हो पावर फैक्टर की और आप पढ़ा रहे हो ये सब चीजें, तो ये जब हमें आएगी तभी आपको पावर फैक्टर आएगा, तो पावर फैक्टर निकलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको हर एक चीज समझ में आएगी। एक्चुअल में पावर फैक्टर है क्या, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो यह सारी चीजें देख लेना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं। तो पावर फैक्टर है क्या? किसी एसी सर्किट में अपेरेंट पावर का, सॉरी एक्टिव पावर का, या मैं बात करूं सक्रिय शक्ति का अपेरेंट पावर आभासी शक्ति है। इसको डिनोट करते हैं P से और इसको डिनोट करते हैं S से, के साथ अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। अब कई सारे फॉर्मूले बनेंगे, कई सारे, पर कुछ नहीं करना आपने तो बस केवल याद रखना है फर्स्ट फॉर्मूला पावर फैक्टर को। तो पावर फैक्टर होता है पावर फैक्टर कोस फाई। अब कोस फाई है क्या, अभी बात करते हैं। कोस फाई है क्या, इधर देखो, ये है आपकी रियल, ये है आपकी इमेजिनरी। ये हम लोग पावर एंगल ट्रायंगल में वापस देखेंगे, पर मैं अभी आपको केवल एक आइडिया दे रहा हूं। तो रियल मतलब R, इमेजिनरी मतलब X, और दोनों का जब मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये क्या होगा? Z, और ये एंगल क्या है? फाई। तो फाई। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब, और ये क्या होता है? कर्ण। सॉरी, थीटा के सामने वाला तो लंब, ये कर्ण, और ये क्या है मेरे बच्चों? आधार। तो ऑप्शन है कोस फाई। एक्चुअल में है क्या? आधार बटे कर्ण, यही होता है। या मैं बात करूं बेस, ठीक है। तो कोस फाई क्या होगा? आधार बटे कर्ण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर इस डायग्राम का, ताकि आपको याद रहे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पावर फैक्टर की बात करा तो मैंने कहा कि कोस फाई इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, या आधार बटे कर्ण। अब बेस में कौन सी पावर है? आप कहेंगे सर रियल पावर है, बिल्कुल सही है। और हाइपोटेनस में, जेड में कौन सी? भाई रियल में कौन सी पावर है? एक्टिव पावर। जेड पर कौन सी पावर लिखी थी बोले आप? अपेरेंट पावर। तो एक रियल पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर, रियल पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर, यही आपका क्या होगा? कोस फाई पावर फैक्टर। कैसे निकला? फाई के सामने वाला लंब, मुझे तो आधार चाहिए, तो आधार बटे कर्ण, या बेस बाय हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, रियल पावर बाय अपेरेंट पावर। तो आपका डायरेक्ट कोस फाई का फॉर्मूला निकल गया। कोस फाई, रियल पावर क्या है? रियल पावर को किससे डिनोट किया है? P से, और अपेरेंट पावर को S से। तो देख लो आप, कोस फाई हुआ P बाय S, फर्स्ट फॉर्मूला P बाई S। और रियल पावर, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा? आई स्क्वायर आर। पावर तो यही होती है। एक्टिव पावर क्या होगा? आई स्क्वायर आर, और ये क्या होगा? आई स्क्वायर जेड। बात खत्म। तो आई स्क्वायर आर बाय आई स्क्वायर जेड, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर खत्म। तो कोस फाई का अगला फॉर्मूला क्या आ गया मेरे बच्चों? आर बाई जेड। क्या आ गया? आर बाई जेड। तो अब तीनों तरीके से हम लोग बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर तीनों तरीके से हम लोग बात करते हैं। देखें, तो
एक्चुअल में पावर फैक्टर cos फाई होगा क्या? तीन फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हैं, समझे। cos फाई इज इक्वल टू होगा रियल पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। समझते जाना, एक फॉर्मूला तो ये है, या वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। बहुत अच्छी बात है। तो cos फाई को अगर डिनोट करूं तो P बाई एस, ये भी मैं बोल सकता हूं सेकंड फॉर्मूला। अब एक और चीज लिख सकता हूं, cos फाई पावर, एक्टिव पावर की यूनिट क्या है? किलोवाट, और अपेरेंट पावर की यूनिट क्या है? केवीए। तो यह भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो पावर सिस्टम में यूज करेंगे। किलोवाट डिवाइडेड बाय केवीए इज इक्वल टू क्या होगा? पावर फैक्टर बाय किलोवाट किसकी? रियल पावर की यूनिट, और केवीए किसकी? अपेरेंट पावर की। तो इसकी तो केवी है, इसकी तो है किलोवाट है यूनिट, और इसकी क्या है? केवीए। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, और फोर्थ फॉर्मूला क्या है? cos फाई एक्चुअल में है क्या? R बाई जेड। तो फोर्थ फॉर्मूला आपका क्या हो गया? cos फाई रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस। ये भी क्या हो गया? पावर फैक्टर का फॉर्मूला। या फिर मैं ये और बोल सकता हूं, V व I के मध्य बनने वाले एंगल का कोस, और हिंदी में आप बात करते हैं कोज्या। कोस को क्या बोलते हैं आप? कोज्या। मैं ज्यादा हिंदी इसलिए यूज कर रहा हूं, कई लोग जो बोलते हैं डाउट आते हैं कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है। ये तो V वाई के मध्य बनने वाले कोण का कोस क्या कहलाता है? आपका पावर फैक्टर। एक और डेफिनेशन आप इसकी बोल सकते हैं, पावर फैक्टर कहलाता है। बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों। तो अभी तक समझे, तीन फॉर्मूले, चार फॉर्मूले, कुछ भी हो, किसी भी रूप में आ जाए। पावर फैक्टर है क्या? रियल पावर टू द अपेरेंट पावर, वास्तविक शक्ति का आभासी शक्ति। cos फाई क्या हुआ? P बाई एस। तो पावर की यूनिट, एक्टिव पावर की यूनिट किलोवाट, और अपेरेंट पावर की केवीए, तो KW बाय केवीए। ये भी एक और फॉर्मूला हो गया। या फिर cos फाई क्या है? R बाई जेड, या रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। तो प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको हम लोग और इलेबोरेट करके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर क्या होंगे, पावर एंगल ट्राइंगल क्या होंगे, तो उनकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आप निरंतर जुड़े रहिए, इसी तरीके से आपको सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट आपको ये जब वीडियो हो रहा होगा उसके अराउंड 2 से 3 दिन बाद आपको DC मशीन के भी लेक्चर मिलने लग जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।